बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि आपकी परमुटेशन से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिए थे। आज नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आप जो परमुटेशन रूल इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली परमुटेशन रूल जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही निकला है। ठीक है, यानी परमुटेशन रूल जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की एक एप्लीकेशन है। अब ये फंडामेंटल जो रूल है, ठीक है, ये काउंटिंग का ये क्या चीज़ है, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है ये भी मैं बताता चलूँ कि ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एक होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, चूँकि हमारी बुक में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से तो डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है इनके मतलब देखना चाहते हैं तो आप मेरे एंटी टेस्ट वाले जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फुली डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को मद्देनज़र रखते हुए जितनी हमें ज़रूरत है मैं उतनी डोमेन में रहते हुए इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है ये देखते हैं। मैंने लिखा लेट एन इवेंट। इवेंट की जगह लफ्ज़ आप यहाँ पर इवेंट आएगा, लेट एन इवेंट या लफ्ज़ आप एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक इवेंट ए है जो कि कैन अक्कर बाय एन वेज, जो कि एन वेज से अक्कर कर सकता है। अक्कर करने का मतलब आ सकता है। एंड एन अदर इवेंट बी, और एक दूसरा इवेंट बी जो है कैन अक्कर बाय एम वेज, और वो एम वेज से आ सकता है। उसके आने के एम तरीक़ाकार हैं और ए के आने के एन तरीक़ाकार हैं। देन बोथ कैन अक्कर, तो दोनों जो हैं वो कितने वेज से अक्कर कर सकते हैं, जस्ट उन्हें मल्टीप्लाई कर दें एम इंटू एन वेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि देन बोथ की जगह लफ्ज़ आएगा देन आइदर वन ऑफ देम, ए और बी या ए या बी, कैन अक्कर बाय एम प्लस एन वे। वहाँ पर एम प्लस एन आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन आएगा। बस इतना फ़र्क होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास मैंने लिखा है कि इस एग्जांपल में कि फ़र्ज़ कर लें कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 5 पेंट्स हैं और 3 शर्ट्स हैं। ठीक है, वो गरीब स्टूडेंट भी होता है ना, ठीक है, हर बंदा आपकी तरह अमीर तो नहीं है। तो 5 पेंट्स हैं और 3 शर्ट्स हैं। तो आपने ये बताना है कि हाउ मैनी ड्रेसेस ही कैन मेक, इन 5 पेंट से और 3 शर्ट से वो कितनी ड्रेसेस बना सकता है। अब ड्रेस में क्या क्या है, ड्रेस में जाहिर सी बात है कि उसने पेंट पहननी है और एक शर्ट पहननी है। ठीक है, अब ऊपर पेंट कोट नहीं बनाना आपने उसे। 5 पेंट्स और 3 शर्ट्स की बात हुई है, तो कितने उसके ड्रेसेस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है, मैं उसके मुतालिक बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। ये तमाम जो चीज़ें डिटेल में हैं आप मेरे एंटी टेस्ट के लेक्चर में देख सकते हैं। मैं जस्ट अपनी एक्सरसाइज 7.2 में, जिसमें बहुत आसान से क्वेश्चन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बस हल्का फुल्का सा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कितने ड्रेसेस बन सकते हैं यहाँ पर। उसके पास नंबर ऑफ़ पैंट्स कितनी है, वो 5 है। नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी है, 3 है। तो ये जो ए का लफ्ज़ मैंने लिखा कि एक्सपेरिमेंट ए, इवेंट ए, एक इवेंट ए आ सकता है कितने तरीक़ों से, एन वे से। तो यहाँ पर इवेंट ए का मतलब है उसकी पेंट्स की तादाद वो कितनी है, 5 है। तो ये यहाँ पर एन की कीमत 5 है। पेंट जो है यहाँ पर इवेंट ए की बात, ए को यहाँ पर शो करेगा। और 3 शर्ट्स, 3 का मतलब यहाँ पर एम है, और शर्ट्स दूसरा इवेंट है यानी बी। ये वो वाला इवेंट नहीं है जो शादी का इवेंट आप समझते हैं। ठीक है, इवेंट का यहाँ पर मतलब ये भी हो सकता है, जैसे पैंट और शर्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, तो अब यहाँ पर 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लें तो 15 जोड़े वो यहाँ पर बना सकता है, अपने 15 ड्रेसेस बना सकता है। और वो कैसे हैं मैं मिसाल के तौर पर आपको बता भी देता हूँ।
देखें जी, उसके बाद जो 5 पेंटें हैं हम उनका नाम रख लेते हैं ये P1, P2, P3, P4, P5। ठीक हो गया। अब वो पेंट P1 के साथ 3 शर्टें उसके पास मौजूद हैं। शर्टों का नाम हम रख लेते हैं S1, S2, S3। तो पेंट P1 के साथ वो S1 शर्ट पहन सकता है, या वो P2 के साथ S2 शर्ट पहन सकता है, या P3 के साथ S3 शर्ट पहन सकता है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ से उसके ड्रेसेस कौन कौन से बनते हैं? P1 S1 यानी कि पहली पेंट के साथ पहली शर्ट, पेंट वही रहने दें दूसरी शर्ट बना दें, पेंट वही रहने दें तीसरी शर्ट बना दें। तो यहाँ से जब वो P1 पहली पेंट इस्तेमाल करता है तो 3 ड्रेसेस बनते हैं। इसी तरह यहाँ से 3 ड्रेसेस इस तरह बनेंगे, P2 के साथ वो S1 पेंट शर्ट पहन सकता है, S2 शर्ट पहन सकता है, S3 शर्ट पहन सकता है। तो यहाँ से फिर आपके पास 3 पेयर आ जाएंगे उसके, P2 S1, P2 S2 और P2 S3। तो ये हर मरतबा 3-3 आपके पास निकलते आएंगे। ठीक है, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ। तो कितने टोटल पेयर बन गए ना 15। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, मैं मज़ीद एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल से। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एंटर होने के ये 2 रास्ते हैं और एग्ज़िट होने के ये 3 रास्ते हैं। ये एंटर होने के रास्ते हैं, ये एंट्रेंस है और ये एग्ज़िट है। और इस एग्ज़िट होने के रास्तों का नाम है C, D और E। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन द ग्राउंड एंड एग्ज़िट द ग्राउंड। कितने मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं कि एक शख्स यहाँ से इस ग्राउंड में एंटर हो और फिर एग्ज़िट हो जाए। कितने मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, कितने मुख्तलिफ वे से आ सकता है और कितने मुख्तलिफ वे से वो जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। एंट्रेंस के लिए कितने गेट अवेलेबल हैं? 2 गेट अवेलेबल हैं। एग्ज़िट के लिए कितने गेट अवेलेबल हैं? 3 गेट अवेलेबल हैं। तो कितना आंसर आया? 2 3 6। 6 वेज़ हैं। अब वो 6 वेज़ कैसे बनते हैं मैं अभी आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखें, एक शख्स गेट ए से एग्ज़िट एंटर होता है। अब उसकी मर्ज़ी है यहाँ से एंटर होने के बाद वो चाहे ई से गुजर जाए, चाहे डी से चले जाए, चाहे सी से चले जाए। अगर वो ए से एंटर हुआ तो एग्ज़िट सी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, ई से भी कर सकता है। कितने वेज आपको मिल गए? आपको 3 वेज मिल गए यहाँ से। ठीक हो गया। फिर अगर वो बी से एंटर होता है, अगर वो बी से एंटर हुआ तो फिर एग्ज़िट होने के कितने रास्ते होंगे? फिर भी उतने 3 ही हैं। बी से एंटर होगा तो उसकी मर्ज़ी है वो सी से चले जाए, उसकी मर्ज़ी है वो डी से चले जाए, उसकी मर्ज़ी है वो ई से चले जाए। तो अब भी उसके पास कितने वेज हुए? 3 वेज हुए। तो टोटल वेज कितने हो गए? 6 वेज हो गए। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ठीक है, इसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर एक इवेंट ए जो है वो n तरीक़ों से आता है, दूसरा इवेंट बी m तरीक़ों से आता है। मैंने लफ्ज़ ये लिखा ना, एक्सपेरिमेंट भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कितने तरीक़ों से आ सकते हैं, जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका मज़ीद यहाँ पर याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि ये इवेंट सिर्फ 2 ही हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पेंटें 5 रख ली थी, शर्टें 3 रख ली थी। ठीक है, तो इवेंट ए बी सी डी ये सारे आप ले सकते हैं। एक से ज़्यादा इवेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितने मर्जी इवेंट हों आपने जस्ट उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है आपको। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी फाउंड बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 कलर्स एट अ टाइम। आप कितने सिग्नल्स दे सकते हैं अगर आपके पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जबकि उनमें से 3 फ्लैग्स को आपने एट अ टाइम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप कितने सिग्नल्स दे सकते हैं? जैसे कभी आपने देखा होगा कि कभी स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर जाने का इत्तेफाक हो तो आपने देखा होगा गार्ड जो है, गार्ड के पास मुख्तलिफ़ किस्म के कलर के झंडे होते हैं।
रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ठीक है। तो अब वो जो झंडे होते हैं उनकी इंडिकेशन मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर ग्रीन कलर है, उसने ग्रीन कलर ऐसे दिया है, तो वो उसके आने का उसका मकसद ये होता है कि वो ड्राइवर को ये बताना चाह रहा है कि भाई किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, आप ट्रेन को आने दें, ठीक है। अगर ब्लैक होगा या रेड होगा तो उसका कोई ना कोई इंडिकेशन होगा, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में आपको कि अगर आपके पास 5 फ्लैग्स हैं और वो पाँचों के कलर मुख्तलिफ हैं, 3 कलर्स आपने इस्तेमाल करने हैं, तो बताएं आप कितने सिग्नल्स यहाँ पर दे सकते हैं उनको। तो जहाँ तक क्वेश्चन करने का ताल्लुक है वो सिंपल सा ये है कि पहले मैं से परमुटेशन के फार्मूले से आपको बताता हूँ कि टोटल फ्लैग्स कितने हैं। यहाँ पर टोटल फ्लैग्स आपके पास हैं 5, ये हमारे पास n की वैल्यू है। अब यूज़ कितने करने हैं, यूजिंग 3 कलर्स, 3 यूज़ कर रहे हैं, तो जितने यूज़ कर रहे हैं वो r की वैल्यू है। यूजिंग फ्लैग्स वो आपके पास है 3, ये r की वैल्यू है। तो अब जो क्वेश्चन उसने पूछा कि हाउ मैनी सिग्नल्स, कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं। तो जो परम्यूटेशन होती है, परम्यूटेशन में आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही बतानी होती हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये अरेंजमेंट ही बनती हैं, ठीक है। तो वो बाय यूजिंग परम्यूटेशन रूल के मुताबिक इसका आंसर बनेगा बाय यूजिंग परम्यूटेशन रूल, और वो आपके पास है NPR। तो n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो 5p3 निकालें। अब जब आप ये क्वेश्चंस के अंदर परम्यूटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 5p3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, सही है। जब आपको सिर्फ ये 5p3 वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहाँ पर आप फिर उसे थोड़ा सा सोल्व करके दें, डायरेक्ट वहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से ना आप निकालें। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो ये 5 का फैक्टोरियल आपके पास आ गया 120 और 5 - 3 कितना होता है 2, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू 60 सिग्नल्स आप दे सकते हैं यहाँ पर, 60 सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, अब इससे पहले अभी जैसे कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जिक्र किया, तो आप कहें कि क्या इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें जी, आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे इस्तेमाल होगा, आपने कितने फ्लैग यूज़ करने हैं, 3 फ्लैग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि आप ऐसे करें, 3 प्लेसेस पहले बना रहे हैं। 3 प्लेसेस का मतलब कि आप यहाँ पर ऐसे करें, ये 3 बॉक्स बना लें। ये मैंने 3 बॉक्स बना दिए, 1 2 3। यहाँ पर मैं इसे प्लेसेस कहूँगा, क्या कहूँगा, प्लेसेस कहूँगा, ठीक है। अब पहली प्लेस में मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं। मिसाल के तौर पर उनका कलर है ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ठीक है, और ब्लू कर लेते हैं। आपने इस पहली प्लेस पर पहले किस कलर का झंडा आप इस्तेमाल करेंगे, किस कलर का, 5 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी। आप ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी 5 में से इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली प्लेस को फिल करने के कितने वेज हुए, मेरे पास 5 वेज हो गए। फिल करने का मतलब कि कितने फ्लैग्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो आपके पास चॉइस है 5 में से कोई एक कलर उठाने की। आगे चलें, जब आपने एक कलर इस्तेमाल कर लिया है, अब बाकी कलर कितने रह गए हैं, 4, वो सेकंड प्लेस पर आ जाएंगे। फिर अब बाकी जब 4 भी ख़त्म हो गए, अब आपके पास बाकी कलर कितने पड़े हैं, कितने फ्लैग बाकी रह गए, 3। तो ये 3 फ्लैग्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर एक इवेंट ए जो है वो 5 मरतबा अकर करता है, दूसरा इवेंट बी 4 मरतबा अकर करता है, तीसरा इवेंट बी सी 3 मरतबा अकर करता है, तो तीनों के तीनों कितनी मरतबा अकर करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 20 23 था 60। तो आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं समझ आ रहा, बाय यूजिंग दी फार्मूला वो कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है कि जी हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। इस मरतबा नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, 6 हैं, ऑफ डिफरेंट कलर। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट अ टाइम। वहाँ पर इसमें क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, वहाँ पर आपको उसने बता दिया था कि आपने 3 फ्लैग यूज़ करने हैं, यहाँ पर उसने कहा है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड। 6 में से
किसी भी नंबर कोई भी नंबर के फ्लैग्स आप चूज़ कर सकते हैं। अब 6 में से कोई कितनी भी तादाद आप चूज़ करने का मतलब क्या है, 6 में से आप एक फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, 6 में से 2 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, 6 में से 3 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, 6 में से 4, 6 में से 5 या 6 में से 6 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा व्हेन ओनली वन फ्लैग इज यूज्ड देन टोटल सिग्नल्स आर। तो अब ऐसी सूरत में आपके पास जो टोटल सिग्नल्स बनेंगे वो बनेंगे 6 में से कितने यूज़ किए, एक फ्लैग 6p1। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं फाइनल आंसर आपको बताऊं क्या बनेगा। फाइनल आंसर आपने सिंपल ये है, जब 6 में से एक फ्लैग यूज़ किया 6p1, 6 में से 2 यूज़ किए तो 6p2, 6 में से 3 यूज़ किए तो 6p3, 6 में से 4 यूज़ किए तो 6p4, 6 में से 5 यूज़ किए तो 6p5, 6 में से 6 यूज़ कर लिए तो 6p6। कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर निकालें, इन तमाम आंसर को आप प्लस कर लें। ये तो हो गया सिंपल सी टेक्निक, लेकिन थोड़ा सा ज़रा वर्डिंग वगैरह लिख देंगे तो बेहतर है। जब आपने सिर्फ एक फ्लैग यूज़ किया तो टोटल आपके पास सिग्नल गिवन बाय द 6p1 कैलकुलेटर से निकाल लें, 6 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास 6 का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल। 6 को तोड़ देंगे, 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना रह गया, 6 रह गया। आगे आप लिखेंगे व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड देन टोटल सिग्नल्स आर। अब वो लाइन आपने लिख लेनी है कि व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड देन टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर गिवन बाय 6p2। देखिए उसने क्वेश्चन में आपको कहा कि एनी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ, वहाँ पर था कि एग्जैक्टली 3 कलर आपने यूज़ करने हैं, यहाँ पर है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड। तो एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स में मतलब 1 यूज़ किया, 2 यूज़ किए, 3 यूज़ किए, 4 यूज़ किए, 5 या 6 के 6। 6p2 ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 - 2 4 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 × 5 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं 6p2 को, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये आ जाएगा 6 × 5 = 30। आगे आप लिखेंगे व्हेन 3 फ्लैग्स यूज्ड, व्हेन 3 फ्लैग्स यूज्ड। तो अब इस मरतबा आगे आपने, मैं बता रहा हूँ पूरी लाइन आपने लिख लेनी है कि व्हेन 3 फ्लैग्स यूज्ड एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर गिवन बाय 6p3, 6p3 ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 3 का फैक्टोरियल, ये आपके पास इस मरतबा आएगा 6 × 5 × 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 120। नेक्स्ट व्हेन 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, आंसर बनेगा 6p4, और 6p4 का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 360, ठीक है। व्हेन 5 फ्लैग्स आर यूज्ड, ये आ जाएगा 6p5, और 6p5 का मतलब है कि इस आंसर को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये बनेगा इस तरह 6 × 5 × 4 × 3 × 2, या कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, दैट इज़ 720, ठीक है। और लास्टली व्हेन 6 फ्लैग्स आर यूज्ड, दिस इज 6p6, और 6p6 का मतलब है 6 का फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 720। हेंस द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर गिवन बाय, आगे आपने एक लाइन लिखनी है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर गिवन बाय 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5, 6p6। ये मिसाल के तौर पर पेपर में आपके पास क्वेश्चन कम है, या फ़र्ज़ करें आपको MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, या पेपर में टाइम कम है तो आप सिंपल लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय 6 फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर कैन बी यूज्ड इज़ गिवन बाय, बस ये लाइन लिख दें इतना सा, और आगे इनके आंसर लिखते जाएँ कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा, 6p1 का आंसर मेरे पास बना था यहाँ पर 6, तो इसकी जगह 6 आ गया। 6p2 का आंसर बना है 30, 6p3 का आंसर बना है 120, 6p4 का आंसर बना है 360, और 6p5 का आंसर बना है 720, और ये भी 720। इनको सबको आप प्लस कर लें,
प्लस करके आंसर निकलता है 1956। तो ये इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा और क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।